हेलो स्टूडेंट्स, मैं अक्षता आपकी एजुकेटर आपका स्वागत करती हूँ ग्लोबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे फॉर केमिस्ट्री। इसी के साथ साथ इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पीसीबी, पीसीएम, नर्सिंग सीईटी एग्जामिनेशन या फिर नीट जेई एग्जामिनेशन, तो आपके लिए हम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्रैश कोर्स लेकर आए हैं जिसकी बैच स्टार्ट होगी फ्रॉम 4 मई 2026। फुल सिलेबस के लाइव वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ रिकॉर्डेड सेशंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस कोर्स to secure good rank and good marks in exam, that is 25 plus test series plus 2000 plus MCQ का क्वेश्चन बैंक। इन्हीं में से एग्जाम में आपको क्वेश्चंस दिखाई देंगे, इसके बाहर का कुछ भी नहीं आएगा। फुल सिलेबस के नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। नीचे दिए हुए नंबर के द्वारा कांटेक्ट करें या फिर ग्लोबल ऑनलाइन एप्लीकेशन के द्वारा भी आप कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। फिलहाल इसके ऊपर ऑफर चल रहा है। यू कैन एक्सेस दिस कोर्स इन 2999 रुपीज ओनली। विदाउट अ फर्दर ड्यू, लेट्स बिगिन विद टुडेज सेशन। Which is an alcohol given in the option? The first option mentioned here is methanol, second one is phenol, this is dimethyl ether या फिर methane. Correct answer is option number A, methanol. So हमें एक चीज़ तो पता है, अल्कोहल्स होते क्या है। अल्कोहल्स जो कार्बन रहता है हमारा sp3, उसको अगर OH ग्रुप अटैच है, दैट इज़ योर अल्कोहल। OH अटैच टू sp3 कार्बन इज़ अल्कोहल, ये ध्यान में रखना है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सो इन ऑप्शंस में से अगर मैं देखूँ तो CH3OH मतलब मिथेनॉल का ही कार्बन sp3 है और यहाँ पे OH ग्रुप अटैच है। तो मैम आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि ऑप्शन नंबर बी में भी OH ग्रुप है, तो ये क्यों नहीं। सो गाइस, फिनॉल विच इज़ मैंशन इन ऑप्शन बी, ये बेंजीन रिंग को अटैच होता है, तो ये तो मेरा करेक्ट आंसर नहीं रहेगा। sp3 कार्बन है क्या यहाँ पे? नहीं, sp2 है, तो इसीलिए ये अल्कोहल नहीं रहेगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मिथेनॉल। सो फिर ऑप्शन नंबर डी और सी क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज CH3OCH3, दिस इज ROR। ये होता क्या है हमारा? ये होता है ईथर। ये क्या होता है? ईथर। अगर मैं ऑप्शन नंबर डी की बात करूँ तो ये हो गया मेरा मीथेन। ठीक है, ये तो अल्कोहल है ही नहीं। अल्कोहल का क्राइटेरिया क्या है? OH ग्रुप अटैच रहना चाहिए। सो सी और डी एलिमिनेशन से गया। ऑप्शन बी नहीं आता है क्योंकि फिनॉल है वो, ठीक है, विच इज अटैच टू द बेंजीन रिंग। नाउ विच वन इज फिनॉल? फिनॉल अभी मैंने आपको बताया था, OH ग्रुप अटैच विथ कार्बन विच इज sp3 इज योर अल्कोहल। अगर हमारा OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच है तो ये मेरा हो जाएगा फिनॉल। तो यहाँ पे बेंजीन रिंग कहाँ पे दिख रही है? CH3OH, ये तो मेरा हो गया मिथेनॉल, ये नहीं आएगा, दिस इज नॉट अ बेंजीन रिंग। ऑप्शन नंबर सी की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे ये मिथेनॉल। ऑप्शन नंबर बी तो चला गया क्योंकि ये फिनॉल हो गया, ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए, दिस इज माई मिथेनॉल। ऑप्शन नंबर सी देखिए, मैंने अभी बताया था ROR, ईथर हो गया। यहाँ पे 2 मिथिल है इसीलिए डाइमिथाइल ईथर। डाइमिथाइल ईथर कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी के अंदर। लुक हियर, CH3OCH3 है, तो यहाँ पे 2 मिथिलिन ग्रुप अटैच है, मिथाइल ग्रुप अटैच है। सो दिस इज डाइमिथाइल ईथर, करेक्ट। एंड CH3Cl, ये तो हो गया मिथिल क्लोराइड, ये तो फिनॉल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज माई करेक्ट आंसर। नाउ लुक हियर, ऑप्शन नंबर बी के लिए हमारा OH ग्रुप जो है, इट इज अटैच टू दी बेंजीन रिंग, इट इज अटैच टू दी बेंजीन रिंग, इसीलिए ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। ऑलवेज रिमेंबर, अगर OH ग्रुप कार्बन के साथ अटैच है विच इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो वो हो गया अल्कोहल। अगर OH ग्रुप मेरा बेंजीन के साथ अटैच है, दैट इज माई फिनॉल। ROR मतलब क्या है? दिस इज योर ईथर, तो ये तो नहीं आएगा। विच इज ईथर? नाउ ईथर अभी मैंने आपको बताया था, ROR इज माई ईथर। फर्स्ट ऑप्शन गिवन हियर इज मिथेनॉल, अल्कोहल, ओके। फिनॉल हो गया, ये तो हमने अभी देखा था कि OH ग्रुप अगर बेंजीन रिंग के साथ अटैच है तो वो मेरा फिनॉल हो गया। CH3COOH, व्हाट इज दिस गाइस? दिस इज एसिटिक एसिड,
दिस इज एसिटिक एसिड, तो ये तो नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है मेरा? ऑप्शन नंबर बी, ROR मतलब CH3OCH3। दिस इज डाई मिथाइल ईथर, दिस इज डाई मिथाइल ईथर। ओके, करेक्ट आंसर। विच हैज हाइएस्ट boiling point guys? Correct answer for the given question is option number A, मिथेनॉल। अभी मिथेनॉल का हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट क्यों है? क्योंकि मिथेनॉल के अंदर CH3OH के अंदर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखेगा आपको। एंड मैंने कल से ही यही चीज़ बताई जा रही हूँ, जितने भी सेशंस मैंने लिए हैं जहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है, दैट बॉन्ड इज़ नॉट ईजिली ब्रोकन, उसको ब्रेक करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इसलिए उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई रहने वाला है। सो यहाँ पे मेथनॉल का हाइड्रोजन बॉन्डिंग के प्रेजेंस के वजह से हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। मैं यहाँ पे अगर ईथर की बात करूँ तो ईथर में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर कोई नहीं है, नो H बॉन्ड डोनर। ओके, और ये CH4 और CH3Cl यहाँ पे तो वीक फोर्सेस है, ये तो नहीं आएगा। सो गाइज ऑलवेज रिमेंबर OH बॉन्ड में इस तरीके से इंटरेक्शन हो रहा है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में, करेक्ट। सो दिस फॉर्म्स अ नेटवर्क, इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे एक नेटवर्क फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये एक नेटवर्क फॉर्म होए जा रहा है इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से गाइस, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक नेटवर्क फॉर्म हो रहा है एंड दिस नेटवर्क इज़ नॉट ईजिली ब्रोकन। इसको मेल्ट करना, इसको बॉयल करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। सो ये जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है, दिस कॉजेस द हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द methanol, highest boiling point. Okay, moving ahead with next question, which is the most acidic, methanol, phenol, ethanol या फिर मीथेन? Okay, correct answer for this given question is option number B, that is my phenol. Okay, so जो फिनॉक्साइड आयन होते हैं दे गेट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, ये तो हमने चैप्टर में देखा है, ठीक है। अभी बताती हूँ बाकी के ऑप्शंस क्यों नहीं। अल्कोहल में रेजोनेंस है क्या गाइस? नो, सो ये नहीं आएगा। अगर मैं फिनॉल की बात करूँ तो फिनॉल जो है वो ईजिली लूज करता है H+ आयन, करेक्ट, एंड इट फॉर्म्स फिनॉक्साइड। ओके, and this particular charge is spread in the entire ring to stabilize it. So इसीलिए the most acidic here is C6H5OH. Okay, which reacts with NaOH, methanol, phenol, ether या फिर methane? Correct answer for this given question is option number B, methanol will react with the base guys. So sorry, phenol is acidic in nature, इसीलिए वो बेस के साथ रिएक्ट करता है। बेस हियर इज NaOH. सो ऑलवेज रिमेंबर एसिड, फिनॉल इज एन एसिड, हेंस इट विल रिएक्ट विद द बेस NaOH. CH3OH क्यों नहीं? अल्कोहल इज वीक एसिड, ये है हमारा वीक एसिड, सो इसीलिए वो बेस NaOH के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा। अगर मैं ईथर की बात करूँ तो ईथर में देर इज़ नो H, इट विल नॉट रिएक्ट अगेन। एंड मीथेन, दिस इज़ इनर्ट इन नेचर, तो ये रिएक्ट ही नहीं करेगा। सो मिथेनॉल वीक एसिड, फिनॉल जो है ये रिएक्ट करेगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर इसके साथ मैं NaOH को रिएक्ट करूँ तो ये इजीली रिएक्ट हो जाएगा, बट उसी के कंपैरिजन में ये मिथेनॉल वीक एसिड है, ठीक है। मूविंग अहेड विथ नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी इसका रिएक्शन भी अगर नहीं आता है आपको तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो फिनॉल होता है उसके अंदर OH- ये रिमूव्स H+। मैंने अभी बताया था OH में से H+ निकल के जाता है और फिनॉल बनता है मेरा फिनॉक्साइड। OH- में से अगर H+ निकल जाए तो फिनॉल का क्या बनता है? फिनॉक्साइड बनता है। एंड दिस इज़ अ स्टेबल फॉर्म, रिएक्ट करने के लिए भी एक स्टेबल फॉर्म चाहिए, ठीक है। और ये फिनॉक्साइड फिर स्टेबल रिएक्ट करता है किसके साथ? बेस के साथ, NaOH के साथ।
reaction happens. Which reacts with Na metal? Option given here are methanol, phenol, both, none. Correct answer is option number C, both. Why? Because both of them CH3OH हो गया या फिर C6H5OH हो गया, दोनों भी जो है इसके अंदर OH ग्रुप है, दोनों के अंदर क्या है? OH ग्रुप है. करेक्ट. सो Na जो है इस ROH के साथ रिएक्ट करके RONA फॉर्म करेगा प्लस H2. R मतलब मेरा यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे C6H5. ठीक है. सो Na प्लस ROH विल गिव मी RNA के साथ कनेक्ट हो जाएगा RONA एंड H, बोथ 2H विल बी रिमूव्ड आउट. ओके. सो H प्लस विच इज रिमूव्ड इज नथिंग बट दिस इज द हाइड्रोजन गैस. ये क्या है? मेरा हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है यहाँ पे, ये रिलीज हो जाएगा. ठीक है. सो ऑलवेज रिमेंबर विच रिएक्ट्स विथ Na प्लस. यहाँ पे एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि अल्कोहल रहना चाहिए. ओके. फर्स्ट ऑप्शन में मिथेनॉल दिया था, दूसरों में फिनॉल दिया था. यहाँ पे दोनों में OH ग्रुप है. OH ग्रुप के वजह से यहाँ पे वो Na के साथ रिएक्ट कर पा रहे हैं. करेक्ट. विच गिव्स ईस्टर विथ एसिड? Option alcohol, phenol, ether, alkane. Now, guys, remember this. Alcohol reacts with acid to give ester. ये हमने चैप्टर में देखा था. करेक्ट. सो यहाँ पे होता क्या है? जो फिनॉल है, फिनॉल की रिएक्टिविटी काफ़ी कम है, तो ये एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा. ईथर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ईथर तो रिएक्शन देगा ही नहीं. देयर इज़ नो रिएक्शन हैपनिंग बिटवीन ईथर एंड एसिड. ओके. सो होता क्या है? जो मेरा अल्कोहल है ROH, दिस विल रिएक्ट विथ एसिड RCOOH. ओके. सो दिस विल गिव मी COOR. ओके. हो क्या रहा है यहाँ पे? RCOOR इज कनेक्टिंग विद दिस पर्टिकुलर R. सो H यहाँ का और यहाँ का OH बनाता है वाटर मॉलिक्यूल. इस तरीके से ये यहाँ पे ईस्टर बन रहा है. सो व्हेन अल्कोहल reacts with acid, when alcohol reacts with acid RCOOH, it will give ester plus a water molecule. Okay. So correct answer मेरा option number A आएगा. Which is the strongest acid? Option given here are methanol, phenol, ethanol या ethanol which is duplicate. Okay. So the correct answer for this given question is option number B, C6H5OH phenol. अभी मैंने आपको क्या बताया था? रेजोनेंस होता है. रेजोनेंस के वजह से स्टेबलाइजेशन आएगा क्योंकि वहाँ पे चार्ज स्प्रेड हो रहा है. ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, व्हेनेवर देयर इज चार्ज स्प्रेड तो उसके वजह से स्टेबिलिटी बढ़ती है, और स्टेबिलिटी बढ़ रही है मतलब मेरी एसिडिटी भी जो है वहाँ पे वो बढ़ेगी. चार्ज स्प्रेड जैसे हो रहा है गाइस रिंग में, तो उसके वजह से स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी के कारण एसिडिटी बढ़ेगी. सो अगर रेजोनेंस हो रहा है मतलब आपका चार्ज स्प्रेड हो रहा है. रेजोनेंस अगर हो रहा है मतलब चार्ज स्प्रेड हो रहा है, चार्ज स्प्रेड हो रहा है मतलब स्टेबिलिटी बढ़ेगी और एसिडिटी बढ़ेगी. तो हमारा रेजोनेंस कहाँ पे दिखाई देगा? C6H5OH फिनॉल में दिखाई देगा. बाकी मिथेनॉल में रेजोनेंस नहीं रहता है. ओके. टॉकिंग अबाउट इथेनॉल एंड ऑप्शन नंबर डी, तीनों में आपको रेजोनेंस नहीं दिखाई देगा, इसीलिए वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं रहेगी ना एसिडिटी रहेगी. विच इज़ द लीस्ट सोल्यूबल इन वाटर? मेथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल या फिर फिनॉल? करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, फिनॉल. अगेन बिकॉज मैंने क्या बोला था? लार्ज बेंजीन रिंग जो रहती है वो
हाइड्रोफोबिक रहती है. हाइड्रोफोबिक मतलब विच इज़ नॉट सोल्यूबल इन वाटर. विच इज़ नॉट सोल्यूबल इन वाटर. अगर स्मॉल बेंजिंग रिंग रहती है तो वो इजीली डिजॉल्व हो जाती है. ओके, वाई? बिकॉज लिसन हियर, जो वाटर रहता है, वाटर जो है उसको पोलार मॉलिक्यूल्स पसंद है. वाटर को पोलार मॉलिक्यूल्स जो है वो पसंद है. इट लाइक्स पोलर मॉलिक्यूल्स. जो फिनॉल है, फिनॉल के अंदर आपको नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स दिखाई देंगे. नॉन पोलर पार्ट दिखाई देंगे उसके मॉलिक्यूल्स में. सो इसके वजह से वाटर को ये चीज़, फिनॉल चीज़ पसंद नहीं है. इसीलिए ये ईजिली जो है हाइड्रोफोबिक नेचर दिखाता है व्हेन वी टॉक अबाउट फिनॉल. ओके, हेंस ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, स्मॉलर अगर बेंजिंग रिंग रहेगी तो वो इजीली डिजॉल्व हो जाता है. बट अगर मैं लार्ज बेंजिंग रिंग की बात करूँ तो वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर रहता है. वाई? बिकॉज ऑफ नॉन पोलर पार्ट्स इन इट. मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गिव्स विलियमसन ईथर सिंथेसिस. ये रिएक्शन पूछा गया सीधे सीधे. फर्स्ट क्या है देखना यहाँ पे, RONA मतलब ये क्या है, सोडियम अल्कोक्साइड. सोडियम अल्कोक्साइड प्लस अल्किल हलाइड. विल इट गिव मी द विलियमसन ईथर दैट आई वांट? विलियमसन ईथर सिंथेसिस इज अ रिएक्शन. ओके, अगर जिसको पता नहीं है वो देख लीजिए, यहाँ पे मैं बताती हूँ बाद में. ठीक है, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं. अल्कोहल प्लस HCl, फिर आता है अल्कोहल प्लस सोडियम, अल्किल हलाइड plus sodium. The correct answer for this given question is option number A, which is sodium alkoxide plus alkyl halide. ये हो गया मेरा RONA, सोडियम अल्कोक्साइड, प्लस अल्किल हलाइड विच इज RX. ओके, सो विलियमसन सिंथेसिस क्या होता है, उसके अंदर हम सोडियम अल्कोक्साइड दैट इज अल्क ऑक्साइड का यूज़ करते हैं प्लस अल्किल हलाइड का यूज़ करते हैं टू फॉर्म दी ईथर. होता क्या है यहाँ पे, जो RONA है इसके अंदर O माइनस, it is a strong nucleophile, so this O minus will attack RX that is alkyl halide and X जो है मेरा वो निकल जाता है. मैंने क्या बोला, RONA में जो O माइनस है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के जैसे एक्ट करेगा और ये अटैक करेगा हमारे अल्किल हलाइड पे. अल्किल हलाइड पे अटैक करके वो ROR फॉर्म करेगा और हलाइड जो है, जो X पार्ट है वो निकल जाएगा. ठीक है, सो यहाँ पे ROR प्लस NaX फॉर्म होने वाला है यहाँ पे. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर A, विलियमसन ईथर सिंथेसिस इज करेक्ट. ओके, मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अ न्यूक्लियोफाइल गिवन इन दी क्वेश्चन. OH माइनस, H प्लस, Cl प्लस, Na प्लस. हाइड्रोक्साइड आयन, प्रोटॉन, H प्लस, Cl प्लस मतलब ये मेरा क्लोरोनियम हो जाता है, लिख लीजिए अगर पता नहीं है तो, क्लोरोनियम. एंड Na प्लस मतलब मेरा सोडियम आयन है, सबको पता है. ठीक है, सो न्यूक्लियोफाइल होता क्या है गाइज, न्यूक्लियोफाइल मतलब जो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट जो करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर, दैट इज OH माइनस. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर A. क्योंकि वाई अगेन OH माइनस, आई टेल यू. मैंने क्या बोला, न्यूक्लियोफाइल मतलब जो इलेक्ट्रॉन ईजिली डोनेट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ईजिली डोनेट करते हैं. OH माइनस के पास गाइज देर इज़ वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट हैज़ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ईजिली दे सकता है OH माइनस. हेंस इट इज़ अ ग्रेट न्यूक्लियोफाइल. इफ़ आई टॉक अबाउट H प्लस, Cl प्लस, बोथ ऑफ देम एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन. ये दोनों भी जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं. और Na प्लस के पास तो पॉजिटिव आयन है, सो OH माइनस इलेक्ट्रॉन पेयर जो है डोनेट करता है, इसीलिए ये मेरा गुड न्यूक्लियोफाइल या फिर ग्रेट न्यूक्लियोफाइल होने वाला है. नाउ विच वन इज
अ इलेक्ट्रोफाइल ओवर हियर। OH माइनस अभी हमने देखा कि वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो वो तो नहीं बन सकता। ठीक है, रहे 3 ऑप्शंस, H प्लस, NH3, Cn माइनस। ना इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है? इलेक्ट्रोफाइल मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स ईजिली एक्सेप्ट कर सकता है, जो इलेक्ट्रॉन्स ईजिली एक्सेप्ट कर सकता है, करेक्ट। सो इनमें OH माइनस, Cn माइनस, both of them are easily gonna donate the electrons, so they are good nucleophiles. अगर मैं NH3 की बात करूं तो इसके पास तो है लोन पेयर, ये भी इजीली डोनेट कर सकता है। हमें पता है कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर है, अगर उसके पास अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो इजीली डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन। जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। पर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ऑप्शन नंबर बी ही एक ऐसी ऑप्शन है यहाँ पे जो H प्लस दिखा रहा है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, करेक्ट। Cn OH माइनस दोनों भी इलेक्ट्रॉन्स जो है डोनेट करेंगे। NH3 भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो भी डोनेट कर सकता है। बट H प्लस ही एक ऐसी चीज़ है, ऐसा ऑप्शन है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा बाय फॉर्मिंग द बॉन्ड, इट फॉर्म्स बॉन्ड। हैंस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Which gives dehydration to alkene? Alcohol, ether, phenol या alkane? Correct answer for the given question is option number A here. Alcohol. Alcohol जो है guys, it loses water to form the alkene. Remember this. जो है यहाँ पे alcohol का ROH. OH जो है ये प्रोटोनेटेड हो जाता है, ओके, एंड H2O निकल जाएगा। H2O लीव्स टू फॉर्म अ डबल बॉन्ड, एंड डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा एंड इट फॉर्म्स अल्कीन। देखिए प्लस H2O इस तरीके से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इफ आई टॉक अबाउट अदर ऑप्शंस हियर, ईथर, ईथर तो काफ़ी स्टेबल है, ये रिएक्ट नहीं करेगा। फिनॉल जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म कर चुका है, ये नहीं करेगा यहाँ पे। अल्केन के अंदर तो कोई OH है ही नहीं, तो ये बात आती ही नहीं कि वो डिहाइड्रेट होकर अल्कीन फॉर्म करेगा। ऑलवेज रिमेंबर, डिहाइड्रेट होने के लिए आपके पास वाटर मॉलिक्यूल या फिर OH प्रोटोनेटेड होना चाहिए, वो होने के बाद ही वो इजीली जो है वाटर रिमूव करेगा। विच गिव्स ऑक्सीडेशन टू अल्हाइड? करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन, ऑप्शंस पहले देखते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी, टर्शरी एंड ईथर। ऑलवेज रिमेंबर गाइस, प्राइमरी अल्कोहल जो है इट गिव्स अल्डेहाइड, गॉट इट। विच गिव्स ऑक्सीडेशन टू अल्डेहाइड? प्राइमरी अल्कोहल अल्डेहाइड में कन्वर्ट होने वाला है। एग्जाम्पल देखिए, CH2OH मैंने लिया यहाँ पे, तो ये फॉर्म करेगा CHO प्लस लॉस ऑफ 1 हाइड्रोजन आयन, लॉस ऑफ H, ओके, लॉस ऑफ H, CHO प्लस लॉस ऑफ हाइड्रोजन हियर इज फाउंड, 2H ले लीजिए, ठीक है। सो सेकेंडरी अल्कोहल की अगर मैं बात करूँ, सेकेंडरी अल्कोहल अल्डेहाइड नहीं देगा, ये मुझे देगा कीटोन। कीटोन ऑक्सीडेशन हो रहा है गाइज, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन करके अल्डेहाइड देगा, सेकेंडरी देगा मेरा कीटोन। टर्शरी तो यहाँ पे कुछ ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, ये भी ध्यान में रखिएगा, देयर इज नो ऑक्सीडेशन ऑकरिंग विद टर्शरी। Which gives ketone on oxidation? Option A is primary alcohol, secondary alcohol, tertiary alcohol या alkane. Correct answer for given question is secondary alcohol. As we know, if you have seen the previous lecture, तो प्राइमरी अल्कोहल जो होता है अगर मैं उसका ऑक्सीडेशन करूँ तो मुझे अल्डेहाइड मिलता है। उसी के वक्त मैंने आपको ये चीज़ भी बताई थी, अगर सेकेंडरी अल्कोहल को मैं ऑक्सीडाइज़ कर रही हूँ या ऑक्सीडेशन कर रही हूँ तो वहाँ पे मुझे कीटोन मिलेगा, ठीक है। सो सेकेंडरी अल्कोहल उसके केस में होता क्या है, जो ROH है मेरा, यहाँ पे कोई भी अल्कोहल कंसिडर कर लीजिए, ठीक है, ये
OH ग्रुप जो है वो हाइड्रोजन एटम को लूज करने वाला है. इट लूजेस दी हाइड्रोजन एटम. हु? OH ग्रुप. वेदर इट्स प्राइमरी अल्कोहल, इट्स सेकेंडरी अल्कोहल, OH में से आपका H जो है वो निकल जाएगा एंड इट इज़ गोना फॉर्म अ डबल बॉन्ड. सो हियर दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ द कीटोन. मैं यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल की बात कर रही हूँ. सेकेंडरी अल्कोहल में जो OH ग्रुप है वो हाइड्रोजन निकाल देगा एंड इट विल फॉर्म अ डबल बॉन्ड. वेरी सिंपल. सेकेंडरी अल्कोहल. टू गिव यू वन एग्जाम्पल हियर, इसका एक प्रॉपर एग्जाम्पल देती हूँ ताकि आपको समझ में आएगा. ठीक है, लेट्स टेक वन कीटोन हियर, सॉरी अल्कोहल, विच इज़ आइसोप्रोपेनॉल. लेट्स टेक आइसोप्रोपेनॉल. अभी इसका कन्वर्जन होगा कीटोन में. कौन से कीटोन में देखते हैं. पहले टेक आइसोप्रोपेनॉल. ओके, सो CH3 CHOH CH3. दिस इज आइसोप्रोपेनॉल. ठीक है, आइसोप्रोपेनॉल मेरा यहाँ पे होता क्या है देख लीजिए. जो मेरा OH ग्रुप है, व्हाट आई हैव सेड इज OH ग्रुप में से H हाइड्रोजन रिमूव होगा और यहाँ पे क्या देगा हमें, कीटोन मिलेगा. ठीक है, कीटोन मिलेगा. लुक हियर, CH3 CO CH3. दिस इज C डबल बॉन्ड O. ओके, दिस इज C डबल बॉन्ड O. CH3 C डबल बॉन्ड O CH3. करेक्ट. सो यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो गया. दिस इज माई सेकेंडरी अल्कोहल. ये क्या हो गया, मेरा सेकेंडरी अल्कोहल हो गया. सिंपल लैंग्वेज में अगर मुझे आपको ये चीज़ बतानी है तो ऑक्सीडेशन, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पे मैं थोड़ा स्ट्रेस कर रही हूँ. प्राइमरी अल्कोहल के केस में होता क्या है, लेट्स से दिस इज़ RCOH CH2. तो H ऐसे लिखती हूँ मैं इस तरीके से. दिस इज़ RCH2OH. ओके, तो ऑक्सीडेशन जब इसका होता है, मैं प्राइमरी अल्कोहल की बात कर रही हूँ, इसका ऑक्सीडेशन जब हो रहा है गाइस, इट इज़ फॉर्मिंग CRH डबल बॉन्ड O. मैंने क्या कहा था, जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप में से H निकल जाएगा. यहाँ से H एक निकल रहा है और यहाँ से एक H निकल रहा है एंड दिस इज़ फॉर्मिंग योर अल्डेहाइड with C double bond O. Got it? Similarly, अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल की बात करूँ तो सेकेंडरी अल्कोहल के केस में, ओके, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल RC. यहाँ पे OH ले रही हूँ मैं, यहाँ पे H ले रही हूँ. ठीक है, यहाँ पे दो जगह पे भी H था तो प्राइमरी हो गया. यहाँ पे दो जगह पे अल्किल ग्रुप है इसलिए ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया. तो इसका अगर मैं ऑक्सीडेशन करती हूँ, वेरी सिंपल अगेन, लेट्स टेक सम डिफरेंट कलर. होगा क्या, OH में से एक H निकल जाएगा और यहाँ का एक H निकल जाएगा. तो ये क्या फॉर्म करेगा यहाँ पे, CR डैश डबल बॉन्ड O. दिस इज़ माई कीटोन. ये हो गया कीटोन. अगर मैं टर्शरी अल्कोहल की बात करूँ, टर्शरी अल्कोहल के केस में गाइस देर इज़ नो रिएक्शन टेकिंग प्लेस. स्टिल आई विल एक्सप्लेन यू ओवर हियर, जस्ट लुक हियर. अगर मेरे पास टर्शरी अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल होता कैसे, RC R डैश R डबल डैश OH. ओके, दिस इज़ माई टर्शरी अल्कोहल. टर्शरी अल्कोहल के केस में हो क्या रहा है कि यहाँ का जो ऑक्सीडेशन है ये कोई रिएक्शन ही नहीं दिखाएगा. देयर इज़ नो रिएक्शन. So these are the three different reactions taking place when it comes to primary, secondary and tertiary alcohol. ठीक है, प्राइमरी में अल्डेहाइड मिलेगा, सेकेंडरी में कीटोन मिलेगा एंड टर्शरी में देर इज़ नो रिएक्शन टेकिंग प्लेस. ओके, आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चंस एग्जाम में दिखाई देंगे आपको एग्जाम में. ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसी के ऊपर बेस्ड है व्हेन इट कम्स टू अल्कोहल, अल्डेहाइड एंड कीटोन टॉपिक. सो
मेक श्योर ये आप अच्छे से प्रिपेयर करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which gives turbidity immediately in Lucas test. Now we are talking about Lucas test. फास्टेस्ट कहाँ पे हो रहा है, टर्शियरी अल्कोहल, सेकेंडरी, प्राइमरी या फिनॉल में? करेक्ट आंसर इसका आता है टर्शियरी अल्कोहल. नाउ ZnCl2 plus HCl, formation of carbocation, टर्शरी फॉर्म ऑफ अल्कोहल जो है इट शोज फास्टेस्ट टर्बिडिटी. टर्बिडिटी मतलब क्या? सिंपली मिल्की अपीयरेंस इन द सॉल्यूशन, ठीक है. तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ ये पूरा कॉन्सेप्ट लूकस रिएक्शन है क्या, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल में टर्बिडिटी किस तरीके से फॉर्म होती है एंड एवरीथिंग, ठीक है, स्टार्टिंग से. सो फर्स्ट वन इज़ लूकस रिएक्शन होता क्या है. लूकस रिएक्शन एक रिएक्शन है जिसके द्वारा हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल के बीच में जो है डिफरेंस या फिर डिस्टिंग्विश कर सकते, दोनों तीनों के बीच में समझ सकते हैं कि कौन सा प्राइमरी है, सेकेंडरी है एंड टर्शरी है, ठीक है. इसमें होता क्या है, जो अल्कोहल है इसको हम लूकस रीएजेंट के साथ रिएक्ट करवाएंगे टू गिव अल्किल क्लोराइड, ओके. सो लूकस रिएजेंट क्या है फिर? लूकस रिएजेंट इज माई कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2 दैट इज जिंक क्लोराइड, ठीक है. ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लूकस रिएजेंट होता क्या है. लूकस टेस्ट का व्हाट इज़ दी यूज़ ऑफ द लूकस टेस्ट. लूकस टेस्ट का यूज़ क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल के बीच में डिफ्रेंशिएट करना. यहाँ पे हो रहा क्या है, हम अल्कोहल को लूकस रिएजेंट के साथ मतलब ही कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2 के साथ रिएक्ट करवा के अल्किल क्लोराइड क्रिएट कर रहे हैं. सो जनरल रिएक्शन ऐसा होता है यहाँ पे ROH प्लस HCl, दिस विल गिव मी RCl दैट इज अल्किल क्लोराइड प्लस H2O. सो यहाँ पे ZnCl2 will help you to make the reaction faster. जल्दी से रिएक्शन हो जाए, इसका काम है ZnCl2 का. सो अगर मैं तीनों अल्कोहल की बात करूँ, टर्शरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड प्राइमरी अल्कोहल की, तो यहाँ पे 3 डिफरेंट रिएक्शंस हो रही है. देखना यहाँ तो एक तो टर्शरी में रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाएगी इमीडिएट, जो कि इसका आंसर है. टर्शरी में बहुत जल्दी जो है लूकस टेस्ट हो जाता है, ओके. सेकेंडरी के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, मे बी आफ्टर 5 minutes यू कैन से, मे बी आफ्टर फ्यू मिनट्स यू कैन सी द टर्बिडिटी. बट प्राइमरी अल्कोहल में किसी भी तरह की टर्बिडिटी आपको नहीं दिखेगी. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच गिव्स टर्बिडिटी इमीडिएटली इन लूकस टेस्ट. तो टर्शरी, सेकेंडरी कुछ समय के बाद देगा, पर प्राइमरी में किसी तरह का टर्बिडिटी आपको दिखाई ही नहीं देगा. सो दिस कैन बी दी क्वेश्चंस विच कैन बी आस्क्ड इन दी एग्जामिनेशन, ठीक है. सो दिस इज़ द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ द लूकस टेस्ट, जो मैंने क्वेश्चन के साथ पूरा कवर कर दिया. टर्बिडिटी मतलब क्या? मिल्की टेक्सचर. लूकस टेस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है? हम तीनों भी टाइप के अल्कोहल्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, वेदर इट्स प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी. अल्कोहल को लूकस रिएजेंट के साथ अगर रिएक्ट किया गया तो अल्किल क्लोराइड देगा. लूकस रिएजेंट क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2. सो बिसाइड्स दिस टर्शरी में जल्दी हो जाएगा, सेकेंडरी में थोड़ा टाइम लगता है टर्बिडिटी फॉर्म करने के लिए, प्राइमरी में किसी भी तरीके की टर्बिडिटी फॉर्म नहीं होती, ठीक है. विच रिएक्ट स्लोएस्ट इन द लूकस टेस्ट? इसका ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा? प्राइमरी. हमने देखा था कि प्राइमरी अल्कोहल में यहाँ पे टर्बिडिटी फॉर्म ही नहीं हो रही. दिस वॉज अबाउट रूम टेम्परेचर. हम तीनों भी चीज़ें यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे थे वो रूम टेम्परेचर के लिए डिस्कस कर रहे थे. किसी भी तरीके की टर्बिडिटी यहाँ पे फॉर्म नहीं होती है एट रूम टेम्परेचर. टर्बिडिटी फॉर्म करनी भी पड़ रही है आपको, यहाँ पे पढ़ना है, करना ही है टर्बिडिटी फॉर्म. तो यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे आप नहीं कर सकते, रिएक्शन काफ़ी स्लो होती है. इसीलिए प्राइमरी अल्कोहल
एथेनॉल में जो है स्लोएस्ट टर्बिडिटी फॉर्म होने वाली है। यहाँ पे मॉडरेट होगी, यहाँ पे तो फास्टेस्ट है। ईथर शोज नो रिएक्शन व्हेन इट कम्स टू लूकस टेस्ट। ओके, मूविंग अहेड विथ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द एरोमेटिक अल्कोहल? ओके, बेंजिल अल्कोहल, फिनॉल, मेथेनॉल या फिर इथेनॉल? द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बेंजिल अल्कोहल। बेंजिल अल्कोहल अपने चैप्टर में ही हमने देखा था कि वो एक एरोमेटिक अल्कोहल है। ठीक है, बेंजीन is present here but OH is not directly attached to this, understand this. okay, बेंजीन तो है यहाँ पे बट OH ग्रुप यहाँ पे डायरेक्टली अटैच नहीं है। फिनॉल के केस में अगर मैं देखूँ तो OH डायरेक्टली अटैच है टू द रिंग। ओके, और ये बाकी के दो जो है दिस आर एलिफैटिक। तो एरोमेटिक कौन सा हो गया मेरा यहाँ पे? बेंजिल अल्कोहल, जहाँ पे OH जो है OH ग्रुप इट इज़ नॉट अटैच्ड डायरेक्टली to the benzene ring. Okay, moving ahead to next question, which among the following is phenol? Benzene alcohol, C6H5OH, methanol या फिर methyl chloride? We know C6H5OH इसका फॉर्मूला है फॉर फिनॉल। ओके, OH is directly on benzene here, OH is directly on benzene, और हमें पता है फिनॉल के केस में OH should be directly on the benzene. ओके, बेंजीन रिंग। बाकी के केस में बेंजिल अल्कोहल के केस में OH इज़ नॉट डायरेक्टली ऑन द बेंजीन रिंग, एंड ये बोथ जो कंपाउंड्स है यहाँ पे मेथनॉल या फिर मिथिल क्लोराइड दोनों भी एरोमेटिक है, दिस आर नॉट एरोमेटिक, सॉरी। एंड रेजोनेंस इज पॉसिबल इन केस ऑफ फिनॉल, जब OH ग्रुप डायरेक्टली हमारा बेंजीन के साथ अटैच रहेगा। विच हैज़ द हाइएस्ट एसिडिटी? कल ही मैंने बताया था, एसिडिटी मतलब अगर कोई भी कंपाउंड फिनॉक्साइड आयन फॉर्म कर रहा है इट गेट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, और रेजोनेंस के केस में वहाँ पे हाईएस्ट एसिडिटी आपको दिखाई देंगी, इसलिए फिनॉल इज़ द करेक्ट आंसर। बिकॉज फिनॉल जो है मेरा यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन फॉर्म कर सकता है एंड दिस गेट स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस शोइंग हाईएस्ट एसिडिटी। अल्कोहल में रेजोनेंस होता है क्या? नहीं होता। ईथर में देयर इज़ नो H, ओके, एंड अल्केन दिज आर इनर्ट इन नेचर, तो यहाँ पे एसिडिटी की बात आएगी ही नहीं। सो इसका एक ही बेसिक मतलब बेसिक लॉजिक है यहाँ पे, रेजोनेंस हो रहा है मतलब आपका चार्ज स्प्रेड हो रहा है, और चार्ज स्प्रेड होना मतलब वहाँ पे स्टेबिलिटी आना। स्टेबिलिटी अगर ज़्यादा है तो हमारी एसिडिटी भी बहुत ज़्यादा रहेगी। दिस इज़ द बेसिक लॉजिक। अगर चार्ज स्प्रेड हो रहा है ड्यू टू द रेजोनेंस, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा है मतलब एसिडिटी भी ज़्यादा है। विच गिव्स एनिसोल? ओके, हियर द ऑप्शन मेंशन आर सोडियम मिथॉक्साइड प्लस C6H5Cl, सोडियम फिनॉक्साइड प्लस CH3Cl, ओके, मिथिल क्लोराइड CH3Cl प्लस सोडियम एंड CH3OH प्लस NaCl. Correct answer for this given question is option number B, that is phenoxide reacts with the methyl chloride. This will give you ether, that is anisole. C6H5ONa plus CH3Cl. यहाँ पे जो फिनॉक्साइड O- बनेगा दिस विल अटैक यूर CH3Cl. सो इसके वजह से जो है ये Cl यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, Cl will get removed and this will form a ether. This is C6H5 इस तरीके से लिखना है, ठीक है। ऑक्सीजन बॉन्ड बिटवीन दिस टू कार्बन आइटम्स, दिस इज नथिंग बट दिस इज योर ईथर प्लस NaCl, ठीक है। सो दिस रिएक्शन ये जो है जहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड इज रिएक्टिंग विथ मिथिल क्लोराइड टू फॉर्म एनिसोल, दैट इज मिथॉक्सीबेंजीन, राइट। मिथॉक्सीबेंजीन भी बोला जाता है इसी को, एनिसोल या फिर मिथऑक्सीबेंजीन बोला जाता है प्लस NaCl। इस रिएक्शन का एक नाम है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज विलियमसन ईथर सिंथेसिस।
इसके ऊपर सीधे सीधे एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिखाई देगा। आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लेंदी रहेगा, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड एज विलियमसन ईथर सिंथेसिस, जहाँ पे हमारा एनिसोल बन रहा है। एनिसोल इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेथॉक्सी बेंजीन। ओके, got it? So sodium phenoxide reacting with methyl chloride to form anisole, okay, plus NaCl. This is Williamson ether synthesis. Which is ether? Just now I have told you दो अल्किल ग्रुप यहाँ पे अगर ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है या फिर दो कार्बन यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, then that is your ether, correct? Oxygen between two carbon. Oxygen between two carbon, correct. Option number B is my correct answer. Which is less reactive? Alcohol, phenol, ether या फिर alkene? Ether is the correct answer here. Ether जो है it is stable, so there is no reactive site on that, hence it is less reactive. When I talk about alcohol it is reactive, phenol भी काफ़ी ज़्यादा reactive है, alkene भी reactive है, ठीक है, इसलिए ये wrong answer हो जाता है. Correct answer is ether, क्योंकि वहाँ पे ether काफ़ी stable है, कोई reactive site नहीं है. There is no OH on ether. OH ग्रुप है क्या? नहीं. कोई डबल बॉन्ड है क्या? नहीं. Hence there is no reaction. Which undergoes electrophilic substitution? Phenol, alcohol, ether या फिर alkane? The correct answer for this given question is option number A, phenol. Why? Because phenol is nothing but यहाँ पे activated benzene ring. We know this, और हमने यहाँ पे electrophilic substitution reactions देखे चैप्टर में when it comes to phenol. Okay? So जो OH रहता है फिनॉल का, OH, it donates the electron. एंड जो रिंग है उसके वजह से रिएक्टिव हो जाती है. सो दैट इज़ द रीज़न फिनॉल अंडरगोज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, बिकॉज OH जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, रिंग रिएक्ट बहुत ज़्यादा जो है रिएक्टिव हो जाती है, एक्टिव हो जाती है. विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अमॉन्ग द गिवन ऑप्शंस? हाइड्रोक्साइड आयन, वाटर, अमोनिया या फिर क्लोराइड? करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज हाइड्रोक्साइड आयन. वाई? बिकॉज हियर इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन डोनर. It is the strongest electron donor, making it the strongest base. H2O ये मेरा neutral है. Ammonia is a weaker base. It is a base but it is weaker base. Similarly, Cl is also a weak base. This is weaker. Okay? इसीलिए the correct answer is option number A, OH, because of it is the strongest electron donor, which does not oxidize easily, is the question now. Primary, secondary, tertiary and phenol. This is your answer. This is your question that you have to put the answer in the comment section. Which element shows maximum oxidation state +7? Chlorine, fluorine, bromine या फिर iodine? So guys, the correct answer for this given question is option number A. नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट फ्लोरीन, फ्लोरीन का सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट इज़ -1. ओके, नो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर फ्लोरीन. इसका भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि इन चारों में से किसका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है. यू शुड नो दैट फ्लोरीन हैज़ नो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ ओनली -1. इफ़ आई टॉक अबाउट ब्रोमीन एंड आयोडीन, दे ऑल्सो शो +7. ओके, क्लोरीन भी यहाँ पे +7 दिखा रहा है बट इसका स्टेबल फॉर्म है. अगर क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शंस दिए देन यू शुड ऑलवेज गो फॉर क्लोरीन. बट अगर ऑप्शन में ऐसा दिया हो क्लोरीन, ऑप्शन सेकंड इज़ फ्लोरीन, ऑप्शन थर्ड इज़ ब्रोमीन एंड ऑप्शन फोर्थ इज़ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, चूज़ ऑप्शन नंबर 4. बट अगर सिर्फ 4 दिए गए ऑप्शन तो इनमें से हम क्लोरीन एज ए स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे उसके स्टेबल प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमें. नाउ विच एलिमेंट डज नॉट शोज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट? अभी मैंने बताया था फ्लोरीन जो है आपका, फ्लोरीन
It is the most electronegative. Most electronegative. So most electronegative होने के कारण it cannot lose the electron. It cannot lose the electron. Hence its oxidation state is only -1. बट अगर मैं क्लोरीन ब्रोमीन या क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन की बात करूँ, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी, तो यहाँ पे ये मोस्ट पॉजिटिव, दे शो दी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एज वेल, करेक्ट, दे शो दी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कि हमने देखा था क्लोरीन +7 दिखा रहा था, ठीक है, उसी तरीके से. सो फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट कैन नॉट लूज इलेक्ट्रॉन्स, हेंस -1 इज द करेक्ट आंसर. विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हियर? F2, Cl2, Br2 या फिर I2. Correct answer for the given question is option number A, F2. Now fluorine, as I have mentioned, it has high electronegativity या फिर highest electronegativity, and इसी के कारण वो हो जाता है मेरा strong oxidizing agent. This is my strong oxidizing agent. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या? जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करते खुद रिड्यूस हो रहा है, हेंस इट इज़ अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. हमने अभी देखा था कि जो फ्लोरीन है इट इज़ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, हेंस इट कैन नॉट लूज द इलेक्ट्रॉन, हेंस इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. खुद को रिड्यूस करेगा, बाकियों को ऑक्सीडाइज करेगा, दैट इज़ योर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हेंस F2 इज़ द करेक्ट आंसर. इफ़ आई लुक अबाउट ऑल अदर ऑप्शंस, दैट इज़ Cl2, Br2 या फिर I2, ये जो है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है. These are less electronegative, hence they are weaker oxidizers. They are oxidizing agent, no doubt, but weaker oxidizing agents या फिर weaker oxidizers है, ठीक है. Which is the strongest reducing agent? F2, Cl2, Br2, I2. Now as we go down the group in P block, as we go down the group, reducing power increases. Okay, hence if we look here, I2 is the one which has highest reducing power, hence it is the highest reducing agent. Option number D is my correct answer. F2 अगर मैं बात करूँ, F2 मेरा strongest oxidizing है, strongest oxidizing agent हमने अभी देखा था. This cannot be a reducing agent. Okay, अगर मैं Cl2 या फिर Br2 की बात करूँ, they are actually the reducing agents, but काफ़ी ज़्यादा weaker reducers है या फिर weaker oxidizers भी है. Here we have seen they are less electronegative, hence weaker oxidizers. Similarly they are weaker reducers as well. But अगर मैं यहाँ पे I2 की बात करूँ तो I2 जो है मेरा it has highest reducing power, hence it is the strongest reducing agent. Which has highest electronegativity? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन? फ्लोरीन इज़ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यही हम बता रहे थे. फ्लोरीन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एंड इसी के वजह से उसके प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ पे लिंक्ड है. किस चीज़ के साथ? रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जितना ज़्यादा, हियर वी हैव सीन, करेक्ट, जितना ज़्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी, उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. तो यहाँ पे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? द फ्लोरीन इज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वाइल अदर्स क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन दे लोअर डाउन, okay, they have hence less electronegativity. Okay, they lower down the group. जैसे ग्रुप में हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे वो लोअर डाउन हो रहा है, इसलिए फ्लोरीन का सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन आएगा. विच हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? F2, Cl2, Br2 एंड I2. इफ़ वी गो डाउन द ग्रुप, we know
that size of that particular element increases, and due to this जो हमारे वॉन डर वॉल फोर्सेस रहते हैं, वॉन डर वॉल्स फोर्सेस, वो भी बढ़ेगा. ठीक है, हेंस द बॉइलिंग पॉइंट विल ऑल्सो इंक्रीज. किसके साथ लिंक्ड है? अगर मैं देखूँ यहाँ पे, जैसे मैं नीचे जा रही हूँ ग्रुप में, साइज ऑफ द प्रोडक्ट इज़ इंक्रीजेस. पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरीके से. बट इस चीज़ की वजह से क्या हो रहा है, जो वॉन डर वॉल फोर्सेस है, ओके, दैट आर ऑल्सो इंक्रीजिंग. वी हैव स्टडीड इन सेशंस बिफोर. हेंस द बॉइलिंग पॉइंट जो है उसके वजह से वो भी बढ़ता है. स्मॉलर मॉलिक्यूल में वीकर फोर्स है, वीकर वॉन डर वॉल फोर्स है. Hence boiling point is also lower over there. If I talk about smaller molecules उसके अंदर weaker van der Waals forces है, hence the boiling point वहाँ पे वो कम रहता है. बट अगर मैं larger molecules की बात करूँ तो यहाँ पे van der Waals forces ज़्यादा है, इसीलिए boiling point भी ज़्यादा है. तो साइज़ की अगर मैं बात करूँ F2Cl2 Br2 एंड I2 की, सबसे ज़्यादा किसकी है? I2 की. करेक्ट, साइज़ ज़्यादा आयोडीन की, इसीलिए वॉन डर वॉल फोर्सेस भी वहाँ पे आपको ज़्यादा दिखेंगे, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा रहेगा. ठीक है. विच हैलोजन इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? F2Cl2 Br2 I2. करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज Br2. हियर Br2 जो है इट इज़ लिक्विड, it is liquid due to why? Due to the intermolecular forces. ओके, Br2 के केस में वो एक लिक्विड है, ये देखा हमने, Br2 इज अ लिक्विड ड्यू टू द वीक और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. अगर मैं F2Cl2 की बात करूँ तो these are gases at room temperature. अगर मैं I2 की बात करूँ, this is solid. ओके, ये भी ध्यान में रखना है. F2Cl2 these are gases, I2 is solid, Br2 is liquid. Why? Because of the intermolecular forces. Which oxide is acidic? Na2O, CaO, SO2, MgO. Now, correct answer for the given question is option number C. जो मेटल ऑक्साइड्स है, जैसे कि SO2 यहाँ पे, it is a non-metal oxide, okay, oxides. So these are acidic in nature. SO2 is non-metal oxides and we know non-metal oxides are acidic in nature. अगर मैं Na2O, CaO and MgO की बात करूँ, these are my basic oxides. These are my basic oxides. Okay. Now, which is amphoteric oxide? Amphoteric oxide is which reacts with acids and bases. Correct. Hence here the correct answer is Al2O3. If I talk about all other three, Na2O जो है हमारा, it is basic in nature. And if I talk about Sc3 and CO2 here, these are acidic in nature. Amphoteric, Al2O3. Which hydride is most stable? NH3, PH3, ASH3, SbH3. स्टेबिलिटी जो है गाइज, when you talk about P block या फिर पीरियोडिक टेबल के बारे में, स्टेबिलिटी जो है इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप, इट डिक्रीजेस. ठीक है. सो यहाँ पे स्टेबिलिटी अपने मोस्ट स्टेबल बताना है. ठीक है, मोस्ट स्टेबल कौन सा आएगा? NH3. करेक्ट, बिकॉज बाकी के सब टेबल के नीचे है. वी कैन से स्टेबिलिटी यहाँ पे कम होती जाएगी. अभी ये स्टेबिलिटी क्यों कम हो रही है? अंडरस्टैंड दिस. जैसे हम नीचे जाते, हमने अभी देखा था, हमें साइजेस ऑफ द एटम्स इंक्रीज होते हुए दिखेंगे. लार्जर एटम्स
वहाँ पे बॉन्ड भी कैसा रहेगा फिर, वीकर बॉन्ड। हमने देखा था जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, साइज ऑफ द एटम इज इंक्रीजिंग, करेक्ट, साइज इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज होने के वजह से वहाँ पे बॉन्ड जो बनता है दैट इज़ ऑल्सो वीक। वीक बनने के वजह से वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी रिएक्ट होते हैं, हेंस देयर स्टेबिलिटी इज़ वेरी लेस। ओके, सो these are not the correct options here. Which is strongest acid? HF, HCl, HBr, HI. Correct answer is HI. Now we know that the bond strength, just now I have told you that जैसे कि हम ऊपर से नीचे पीरियोडिक टेबल में आ रहे हैं, साइजेस ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम इज इंक्रीजिंग, साइज इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज होने के वजह से जो बॉन्ड्स बन रहे हैं वो वीकर बन रहे हैं। बॉन्ड जब वीक होता है तो ईजीली वो एटम रिएक्ट कर सकता है, एलिमेंट रिएक्ट करेगा। ओके, हेंस स्टेबिलिटी क्या हो रही है, स्टेबिलिटी कम है। जस्ट नाउ आई हैव शोड यू हियर, लार्जर द एटम, वीकर इज द बॉन्ड, लेसर इज द स्टेबिलिटी। यही यहाँ पे यूज़ करना है। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है हमने देखा डाउन द ग्रुप वो क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। एंड यहाँ पे गाइस एसिडिटी जो होती है वो इंक्रीज़ होगी, एसिडिटी इंक्रीजेस। हेंस जैसे कि हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप and leading to the acidic increase. Okay, so HI is the correct answer जो कि strongest acid है। अगर मैं HF की बात करूँ, HF में हमने देखा था बॉन्ड काफ़ी strong है, this is the weak acid या फिर weakest acid बोल दीजिए। and if I talk about this both HCl, HBr, both of these are intermediate, these are intermediate। okay, which is the weakest acid? Here correct answer is option number A, HF. As I have told you, strong HF bond है, hence it is very difficult to break them। यहाँ पे बॉन्ड जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इट इज़ द वीकेस्ट एसिड। बाकियों की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बॉन्ड जो है वो वीकर है, सो इजीली रिएक्ट कर सकते हैं, इसीलिए वो स्ट्रॉन्गर एसिड है। हमेशा ध्यान रखना जितना बॉन्ड आपका वीकर रहेगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी कम, उतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी ज़्यादा या फिर एसिडिटी ज़्यादा। तो यहाँ पे HF जो है यहाँ पे बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर छोटा है, लीडिंग टू अ डिफ़िकल्टी टू ब्रेक इट, या फिर बॉन्ड काफ़ी जो है ईजिली हम ब्रेक नहीं कर पाएंगे, डिफ़िकल्टी इन ब्रेकिंग द बॉन्ड। ओके, विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस? नाउ टू अंडरस्टैंड दिस, इफ़ देर इज़ लोन पेयर की अवेलेबिलिटी, अगर हमें लोन पेयर अवेलेबल दिख रहा है, इफ़ इट इज़ ईजीली अवेलेबल, तो वो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हो जाता है। ओके, इफ़ वी हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ ईजिली अवेलेबल, तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है। NH3 के पास हमें पता है देर इज़ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ ईजिली अवेलेबल, हेंस इट इज़ कॉजिंग NH3 टू बी अ स्ट्रॉन्गर बेस। ऑप्शन नंबर A इज़ माई करेक्ट आंसर। सिंपल लॉजिक, लोन पेयर जितना इजीली अवेलेबल रहेगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस, NH3 के पास लोन पेयर अवेलेबल है। सो अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो वहाँ पे लोन पेयर इजीली मिलता नहीं, इट इज़ नॉट अवेलेबल, या फिर लोन पेयर इज़ लेस अवेलेबल, हेंस इट इज़ रिड्यूसिंग द बेसिसिटी, बेसिक नेचर रिड्यूस हो रहा है डाउन द ग्रुप जैसे हम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट फॉर्म्स मैक्सिमम ऑक्साइड्स? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, क्लोरीन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, क्लोरीन। हियर क्लोरीन जो है इट इज़ शोइंग मेनी ऑक्सीडेशन स्टेट्स, इसके काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में ही आपको बताया था। क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाता है फ्रॉम -1 to +7, इतने सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स यहाँ पे क्लोरीन के अवेलेबल है। सो यहाँ पे मैक्सिमम ऑक्साइड्स, विच एलिमेंट फॉर्म्स मैक्सिमम ऑक्साइड्स, इसका करेक्ट आंसर आएगा
आंसर वुड बी क्लोरीन. मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, इसलिए मैक्सिमम ऑक्साइड्स, इसलिए मेनी ऑक्साइड्स. ओके. विच ऑक्साइड इज न्यूट्रल? CO carbon monoxide, CO2, SO2, NO2. Correct answer is CO carbon monoxide. It is neither acidic भी नहीं है, basic भी नहीं है. ठीक है, it is a neutral. If I talk about CO2, SO2 and NO2, all three of them are acidic in nature. They are acidic in nature. Okay, so oxide which is neutral here is carbon monoxide. Which is the most reactive halogen? Correct answer is F2. Right now I have told you that F2 is having highest electronegativity. Highest electronegativity होने के कारण वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं. They are more reactive in nature. Hence correct answer is F2. Which has highest bond dissociation energy? Now here correct answer is option number B. I'll tell you why not other options and why second option. Now chlorine, this is the strongest bond among all the halogens. If I talk, जितने भी halogens है, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, सब में से strongest bond जो है क्लोरीन is the strongest bond among all the halogens. If I talk about fluorine, this is the weak bond. Why is this weak bond? Because यहाँ पे लोन पेयर का रिपल्शन होता है, उसके वजह से ये बॉन्ड छोटा नहीं होगा. ओके, वो इजीली ब्रेक हो सकता है. इफ़ आई टॉक अबाउट ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये दोनों भी बॉन्ड, दीज आर द वीकर बॉन्ड्स formed by bromine and iodine. Hence the correct answer is option number B here. Which gas is most soluble in water? Correct answer is option number A, NH3. Why? Because यहाँ पे NH3 के अंदर guys there is hydrogen bonding, and his hydrogen bonding के वजह से we can see high solubility. सो जितने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स उतनी ज़्यादा हाई सोल्यूबिलिटी हमको यहाँ पे दिखेगी, एंड इसीलिए NH3 इज़ द करेक्ट आंसर. ओके. विच एलिमेंट शोज एलोट्रॉपी? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड ऑयल. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर D, ऑल. वाई? बिकॉज ऑल ऑफ देम शोज एलोट्रॉपी. एग्जाम्पल्स कौन से? डायमंड आ गया, ग्रेफाइट हो गया. करेक्ट, दीज आर ऑल द एलिमेंट्स, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, विच शोज द एलोट्रॉपी. विच कंपाउंड इज अ ब्लीचिंग एजेंट? Cl2, Br2, I2, F2. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर E. बहुत सिंपल है. जो क्लोरीन होता है, वी नो दैट इट bleaches by oxidation. Remember this. Okay, it bleaches by oxidation. So transition elements are S block elements, P block, D block या फिर F block elements. Answer for this question is option number C, D block. Now transition elements कौन से होते हैं? Those whose last electron enters D orbital. ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है इट एंटर्स डी ऑर्बिटल में एंटर करता है. ऐसे एलिमेंट्स को जो है हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं. इफ़ आई टॉक अबाउट एस ब्लॉक एलिमेंट्स को ही हम अल्कली मेटल या फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं. अल्कली या फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल. ओके, टॉकिंग अबाउट पी ब्लॉक के अंदर क्या रहता है गाइस? दीज आर द नॉन मेटल्स. पी ब्लॉक में होते हैं हमारे नॉन मेटल्स या फिर मेटलॉइड्स. ओके, टॉकिंग अबाउट एफ ब्लॉक जो है आपके इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है.
inner transition elements. Talking about transition elements, last electron d ऑर्बिट में जाता है, इसीलिए हम उनको जो है d ऑर्बिटल या फिर transition elements बोलते हैं. Which is not a transition element? आयन, कॉपर, जिंक या फिर क्रोमियम. यहाँ पे अगर मैं देखूँ जिंक की बात, एक्सप्लेनेशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई जिंक इज़ द आंसर. ऑप्शन नंबर सी इज़ द आंसर. सो जिंक इज़ नथिंग बट argon 3d10 4s2. करेक्ट. सो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो d जो है 3d, इसका फुल या फिर लिमिट क्या है 10, राइट. सो फुल्ली फील्ड मेरे पास यहाँ पे d ऑर्बिटल है. d ऑर्बिटल जो है मेरा, इसके अंदर मुझे क्या दिख रहा है 10 इलेक्ट्रॉन्स है. करेक्ट. सो यहाँ पे इट इज़ फुल्ली फिल्ड. सो यहाँ पे देर इज़ नो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या? देर इज़ नो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, हेंस नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट. इट इज़ नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट. वाई इट इज़ नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट ये बता रही हूँ. ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए डी तो यहाँ पे फुलफिल्ड है, ठीक है. नंबर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज नो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट गाइस. सो नो, नॉट अ ट्रांजिशन. दिस इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट. जिंक, इसका मुझे डी ऑर्बिटल देखना है, इट इज़ फुल्ली फिल्ड. तो यहाँ पे नो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, सो इट इज़ नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट. Moving ahead to next question, general electronic configuration. General electronic configuration, ns2 np6 n-1 d210 ns1 2 ns1 np1. All transition elements, always remember all the transition elements जो है they follow n-1 d 1 to 10 या फिर NS1 to 2. ठीक है. ये इनका जो है, दिस इज़ नॉट अंडरस्कोर गाइज, दिस इज़ 1 to 10 एंड 1 to 2 इनके बीच में. ठीक है. सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे? क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है. ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स लिख लीजिए. ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज n-1 in bracket d 1 to 10 and ns1 to 2. ठीक है. मूविंग अहेड, इसका और एक्सप्लेनेशन देती हूँ कि बाकी के ऑप्शंस क्यों नहीं आएंगे. अगर मैं देखूँ फर्स्ट ऑप्शन ns2 np6, ns2 np6 जो है दिस इज ऑफ नोबल गैसेस. ये कॉन्फ़िगरेशन किसका है? नोबल गैस का है. अगर मैं ns1 की बात करूँ, सो दिस इज़ अल्कली मेटल्स. मैं हर ऑप्शन के भी क्वेश्चंस बना रही हूँ. ओके. अगर मैं ऑप्शन डी की बात करूँ np1, दिस इज़ फॉर p ब्लॉक एलिमेंट्स. दिस इज़ फॉर p ब्लॉक एलिमेंट्स. अगर मैं ध्यान से भी देखूँ तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है उनके अंदर हमने देखा था जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो डी ऑर्बिटल में एंटर करते हैं. तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है जहाँ पे डी ऑर्बिटल दिख रहा है, तो ऑप्शन वाइज भी जाऊँगी तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आएगा. ट्रांजिशन एलिमेंट शो फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, नो ऑक्सीडेशन या फिर जीरो ऑक्सीडेशन. द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी. नाउ अंडरस्टैंड, जो डी ऑर्बिटल है एंड एस ऑर्बिटल है इनका एनर्जी लेवल सेम रहता है. ड्यू टू द सिमिलर एनर्जी ऑफ डी एंड एस ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन कैन बी लॉस्ट डिफरेंटली. ठीक है. इलेक्ट्रॉन कैन बी लॉस्ट डिफरेंटली, इसीलिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है. डी एंड एस का सिमिलर एनर्जी है. सिमिलर एनर्जी के वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग अलग तरीके से निकल जाते हैं, इसीलिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखता है. वेरिएबल मतलब क्या? चेंजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट. मूविंग अहेड विथ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज ड्यू टू व्हाट? सेम एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, डिफरेंट एनर्जी, या फिर हाई डेंसिटी नो इलेक्ट्रॉन्स, या फिर स्टेबल ऑर्बिटल. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, same energy of orbital. As I have said you, ns and n-1d have almost same energy.
इन दोनों का भी जो है सेम एनर्जी ही है ऑलमोस्ट, इसीलिए यहाँ पे हमको जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वेरी करते हैं या फिर वो डिफरेंटली लॉस हो रहा है उनका, कभी कभी ज़्यादा जा रहे कभी कम जा रहे, तो इसी के वजह से यहाँ पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन मतलब चेंजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट आपको दिखाई देगा सेम एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स के वजह से। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इज +2 +4 +7 या फिर +3। द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी 7। ओके, अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल में देखिए KMnO4। ओके, यहाँ पे जो मेरा Mn है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +7। ठीक है, सो इस तरीके से लोअर स्टेट एग्जिस्ट बट नॉट द हाईएस्ट गाइज। सो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इज +7, लोअर है +7 से भी कम है पर उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको। मूविंग अहेड विथ नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर शोज द ऑक्सीडेशन स्टेट लाइक +1 +2 +2 +3 +1 ओनली या फिर +3 ओनली। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट कॉपर, कॉपर जो है इसके आउटर ऑर्बिटल में है 4s1। ठीक है, सो ये जो है 4s1 वो ईजिली जा सकता है। ठीक है, सो ये जाने के बाद ये हो जाएगा +1। समटाइम्स डी इलेक्ट्रॉन जो है वो भी जाता है, इसीलिए +2। ओके, सो 4s1 एंड +2 इज़ द करेक्ट आंसर, मतलब +1 एंड +2 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ओके, +1 भी जाता है 4s1 वाला, एंड यहाँ पे कॉपर में से यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन में से भी कभी कभी डी ऑर्बिटल में से भी 2 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं। Fe कॉमनली शोज +1 +2 +3 और +4 या फिर +5। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर गाइस। नाउ लुक हियर, इफ़ आई टॉक अबाउट Fe2+ एंड Fe3+, 2 इलेक्ट्रॉन्स देने के बाद भी आयरन स्टेबल है, 3 इलेक्ट्रॉन देने के बाद भी आयरन स्टेबल है। दोनों के केस में यहाँ पे स्टेबिलिटी वो दिखा रहा है, इट इज़ स्टेबल। बट अगर मैं एक की बात करूँ तो ये काफ़ी रेयर केसेस में एक दे रहा है। ठीक है, +4 की मैं बात करूँ, दिस इज़ वेरी अनकॉमन गाइज व्हेन इट कम्स टू आयन, कि 4 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, बहुत अनकॉमन है। +2 एंड +3 दे के भी गाइज 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन, आयन इज स्टेबल। मूविंग अहेड विथ नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिशन मेटल्स आर कलर्ड ड्यू टू चार्ज, डी ट्रांजिशन, प्रेशर या फिर टेम्परेचर। द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, डी ट्रांजिशन। नाउ अंडरस्टैंड, जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं दे जंप बिटवीन द डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल में जंप करते रह रही है। ठीक है, डी ऑर्बिटल्स के बीच में। नाउ दिस एब्जॉर्ब्स द विजिबल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जंप बिटवीन द डी ऑर्बिटल्स एब्जॉर्बिंग द विजिबल लाइट, इसीलिए यहाँ पे डी ट्रांजिशन इज द करेक्ट आंसर। क्यों हो रहा है यहाँ पे कलर मेटल्स पे, क्यों आ रहा है ट्रांजिशन, मेटल्स कलर्ड क्यों है, डी ट्रांजिशन की वजह से। डी ट्रांजिशन मतलब क्या, जो डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स जंप कर रहे हैं एंड दिस इज कॉजिंग योर एब्जॉर्प्शन ऑफ द विजिबल लाइट। Moving ahead with next question, Zn2+ is colorless because of the empty d orbital, fully filled d orbital, no electrons या फिर gas. So the correct answer is option number B, fully filled d orbital. If I talk about D10, तो यहाँ पे डी ट्रांजिशन हो रहा है क्या, यहाँ पे डी ट्रांजिशन नहीं होगा। डी ट्रांजिशन नहीं हो रहा है मतलब कलर नहीं आएगा, नो कलर। सो Zn2+ कलरलेस क्यों है, क्योंकि सिंपल लॉजिक है, डी ट्रांजिशन के लिए अगर आपका डी ऑर्बिटल कम्प्लीटली फील्ड है तो वहाँ पे डी ट्रांजिशन होगा क्या, नहीं होगा। इसीलिए Zn2+ के केस में फुल्ली फील्ड डी ऑर्बिटल है, उसके वजह से कोई भी कलर आपको नहीं दिखेगा, नो डी ट्रांजिशन गाइज। मूविंग अहेड विथ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ n इज इक्वल टू 2, मैग्नेटिक मोमेंट इज 2 mb, √8 mb, √6 mb या फिर 4 mb। नाउ वी नो दिस म्यू formula guys, mu is equal to √n into n plus 2, करेक्ट। नाउ यहाँ पे n की वैल्यू मेरी कितनी है, इट इज़ 2। सो एडिंग दिस वैल्यू इन दिस गिवन इक्वेशन,
दिस विल गिव मी 2 into 4 दैट इज़ अंडर रूट ऑफ 8 एंड अंडर रूट ऑफ 8 जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दिया है, ठीक है। सो मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे कितना आ रहा है, अंडर रूट ऑफ 8, अंडर रूट ऑफ 8। मूविंग अहेड विथ नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हैज़ पेड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, नो इलेक्ट्रॉन्स या फिर ज़ीरो एनर्जी। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड वो दिखा रहा है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो दिखा रहा है, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। जब भी आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखनी है देन there should be unpaired electrons, there should be unpaired electrons। अगर paired electrons है तो क्या होगा फिर, it is showing diamagnetic। पैरामैग्नेटिक के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, डायमैग्नेटिक के लिए पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, देयर शुड बी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ओके। नो इलेक्ट्रॉन्स या फिर जीरो एनर्जी इज अनकरेक्ट ऑप्शन हियर, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। अगर डायमैग्नेटिक के बारे में पूछा जाए, मैंने क्या बोला है, डायमैग्नेटिक मतलब यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। मूविंग अहेड विथ क्वेश्चन नंबर 14, transition metal acts as a catalyst because of the large size, variable oxidation state, because of no electrons or because of high pressure। So here the correct answer is option number B। Now look here, these basically when I am talking about the transition metals, they are acting as a catalyst। The reason behind this is वो easily electrons को gain या फिर lose कर सकते हैं। किनके बारे में बात कर रही हूँ मैं ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में बात कर रही हूँ। दीज ट्रांजिशन मेटल्स कैन एक्चुअली ईजिली गेन और ईजिली लूज द इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग द रिएक्शन, इसीलिए इनका यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत वैरी करता है, बहुत चेंज होता है। देयर इज अ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। आयन इज यूज्ड इन हेबर्स प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ऑसवर्ल्ड प्रोसेस या फिर नन। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, हेबर्स प्रोसेस। सो Fe is a catalyst that is used here and to produce the NH3। हेबर्स प्रोसेस में यही देखा है हमने, Fe is a catalyst used in Haber's process to produce the NH3। If I talk about contact process, contact process में हम क्या यूज़ करते हैं, V2O5, करेक्ट। ऑसफेल्ड प्रोसेस में मैंने देखा है प्लैटिनम या फिर रोडियम हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस कवर हो गए कि हेबर्स में क्या यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या कर रहे हैं और ऑसफेल्ड प्रोसेस में क्या कर रहे हैं। Moving ahead with next question, if I talk about transition metal form complex due to small size plus high charge, no electrons, large size, low charge। Correct answer is option number A। So ट्रांजिशन मेटल्स है जो गाइज वो कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म कर रहे हैं बिकॉज हाई चार्ज डेंसिटी जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं लिगैंड्स को, ठीक है। हाई चार्ज डेंसिटी अगर है, हाई चार्ज है, हाईली डेंस है, तो दिस इज़ अट्रैक्टिंग द लिगैंड, सो इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है। ट्रांजिशन मेटल हमेशा ध्यान में रखना, छोटी साइज़ है, चार्ज उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा है, हाई चार्ज डेंसिटी, जिसके वजह से इट अट्रैक्ट्स द लिगैंड, ओके। What are the ligands now? Ligands are electron donors, whether they are the electrons acceptors, protons या फिर neutrons। So always remember ligands donate करते हैं इलेक्ट्रॉन का पेयर, ठीक है। लिगैंड जो है इलेक्ट्रॉन्स डोनर होते हैं, दे कैन नॉट बी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो ऑप्शंस भी काफ़ी इरेलेवेंट है। लिगैंड्स की बात आ रही है तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन्स डोनर हो गए। लैंथेनाइड्स,
लैंथेनाइड्स शो कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, नो चेंज या फिर रिएक्शन। लैंथेनाइड्स कॉन्ट्रैक्शन या फिर एक्सपेंशन में से तो कुछ करने वाले हैं, नो चेंज या फिर रिएक्शन तो आंसर नहीं आएगा। ओके, सो अगर मैं बताऊँ जो लैंथेनाइड्स होते हैं, लैंथेनाइड्स की जो साइज़ है वो डिक्रीज़ होती है अक्रॉस द सीरीज़। लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स है, ओके, उनकी जो साइज़ है वो डिक्रीज़ होती है अगर मैं सीरीज़ में आगे आगे जाऊँ। सो दे विल शो कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या, साइज़ कम हो रही है, साइज़ कम हो रही है मेरी। एंड अगर मैं एक्सपेंशन की बात करूँ तो साइज़ मेरी बढ़ रही है। ओके, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन दिखाते हैं लैंथेनाइड्स बिकॉज देयर साइज इज गोना डिक्रीज और कॉन्ट्रैक्ट अक्रॉस द सीरीज। लैंथेनाइड का कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या, अभी मैंने बताया आपको कि लैंथेनाइड्स जो है उनका साइज़ कम करते हैं अक्रॉस द सीरीज़। मतलब उनका साइज़ बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ऑब्वियसली उसका साइज़ जो है वो कम हो रहा है। मतलब लैंथेनाइड का कॉन्ट्रैक्शन मतलब इट इज़ डिक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन साइज, नो चेंज, रैंडम इज द रॉन्ग आंसर ओवर हियर। मूविंग अहेड विथ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। एक्टिनाइड शोज फिक्स्ड ऑक्सीडेशन, वेरिएबल ऑक्सीडेशन, नन या फिर ज़ीरो। जो एक्टिनाइड्स होते हैं गाइस, दे शो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। फिक्स्ड ऑक्सीडेशन उनका नहीं रहता है। नो ऑक्सीडेशन एंड ज़ीरो ऑक्सीडेशन आर द इररिलेवेंट ऑप्शन। सो यहाँ पे उनके काफ़ी ज़्यादा इट मीन्स मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं, इसीलिए हम इसको ही क्या बोल रहे हैं, इसको ही बोल रहे हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ओके, सो गाइज दिस वॉज एंड ऑफ द सेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल के लिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस देखने मिले। इसी के साथ साथ इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज़ गो एंड वॉच द प्रीवियस वीडियो जो मैंने यूनिट वाइज हर चैप्टर के लिए बनाए हैं। आई होप यू आर लाइकिंग द सीरीज़। अगर आपको एक स्पेसिफिक चैप्टर में कोई भी दिक्कत आ रही हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे पिन डाउन करके बता सकते हैं। गाइज दिस इज़ ई सेल, ओके, दिस इज़ सेल। इफ इट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो द रिएक्शन इज़ व्हाट। रिएक्शन क्या है ये क्वेश्चन पूछा है, इसमें कंफ्यूज ना होए। दिस इज़ ई सेल ग्रेटर देन ज़ीरो। ओके, सो रिएक्शन क्या है ये पूछा जा रहा है, नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस, न्यूट्रल या फिर इम्पॉसिबल। सो गाइज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज स्पॉन्टेनियस बिकॉज दिस इज़ अ पॉजिटिव EMF, करेक्ट, दिस इज़ अ पॉजिटिव EMF। जब ई सेल आपका ग्रेटर देन ज़ीरो है, दैट इज़ कॉल्ड एज पॉजिटिव EMF। ओके, पॉजिटिव EMF मतलब हो रहा क्या है, रिएक्शन जो है आपकी वो नेचुरली ऑकर हो रही है, वो नेचुरली ऑकर हो रही है, इसीलिए आपका E का वैल्यू जो है, ई सेल इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। सो हियर द रिएक्शन विल बी अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अपोजिट या फिर न्यूट्रल या फिर इम्पॉसिबल, ये ऑप्शंस करेक्ट नहीं है। इफ़ रिएक्शन कोएफिशिएंट Q is equal to 1, then what is the value of E over here? E is equal to 0, E is equal to E naught, E is equal to minus E naught, and E is equal to 2E. Guys, log of 1 is 0. log of 1 is equal to 0, तो यहाँ पे आपका E की वैल्यू क्या आएगी, E नॉट ही आएगी, जो पहले थी वही आने वाली है। अगर रिएक्शन का कोशेंट 1 है तो वैल्यू ऑफ E क्या आएगी आपकी, E नॉट ही आएगी। रिमेंबर दिस, ओके। मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्स्ट का इक्वेशन क्या है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए गाइज, नर्स्ट का इक्वेशन क्या है, नर्स्ट का इक्वेशन है हमारा E इज इक्वल टू E नॉट माइनस ऑफ 0.059 अपॉन n log Q। अभी नर्स्ट इक्वेशन के बारे में दो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। एक तो नर्स्ट इक्वेशन क्यों यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज टू कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल में जो ई नॉट बोले जा रही हूँ, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ अ सेल पोटेंशियल, ओके, दिस इज़ योर सेल पोटेंशियल E।
अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस गाइस, अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस हम यहाँ पे नर्स्ट इक्वेशन यूज़ करके सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं. नाउ व्हाट इज़ नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन? जब आपका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार नहीं रहता है, व्हेन योर कॉन्सेंट्रेशन इज़ नॉट 1 मोलार एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज़ कॉल्ड एज नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन. उस नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर हम नर्स्ट का इक्वेशन यूज़ करके व्हाट आर वी कैलकुलेटिंग? वी आर कैलकुलेटिंग दी सेल पोटेंशियल, दैट इज़ ई. ओके, नाउ ई मतलब आपका सेल पोटेंशियल हो गया. तो ई नॉट क्या है फिर? इट इज़ अ स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल. ई इज़ योर सेल पोटेंशियल. ई नॉट जो है मेरा सेल पोटेंशियल बोलिए या फिर एक्चुअल वोल्टेज ऑफ सेल भी बोल सकते हैं. एक्चुअल वोल्टेज ऑफ सेल. एंड अगर मैं ई नॉट की बात कर रही हूँ, दिस इज़ माई स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल. स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, इट मीन्स दिस इज़ द आइडियल कंडीशन. ई नॉट आपका आइडियल कंडीशन है, ई जो है आपका रियल कंडीशन है. दिस इज़ योर रियल कंडीशन. ओके, इसी के साथ साथ गाइज व्हाट इज़ एन? एन इज़ योर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि हमने कल का एग्जाम्पल देखा था कि किस तरीके से जिंक से लेके कॉपर के पास इलेक्ट्रॉन्स जा रही है. करेक्ट. तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे या फिर ट्रांसफ़र हो रहे एक कोई भी रिएक्शन में, वो मेरा एन का वैल्यू हो गया है. सपोज फॉर एग्जाम्पल देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स विच आर ट्रांसफरिंग इन द रिएक्शन, या फिर जो ट्रांसफ़र हो रहे. ठीक है, तो इस रिएक्शन के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर ट्रांसफ़र हो रहे तो मेरी एन की वैल्यू हो जाएगी 3. और मेरा क्यू क्या है? क्यू इज़ माई रिएक्शन कोशंट. देते कि इसका मतलब एग्जैक्टली क्या है? जो आपका प्रोडक्ट्स है डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स इज़ योर रिएक्शन कोशंट. जितने भी आपके प्रोडक्ट है, ठीक है, जितने भी प्रोडक्ट आ रहे हैं डिवाइडेड बाय यूअर रिएक्टेंट्स इज़ नथिंग बट यूअर कोशंट. ओके, तो ये हो गया आपका नर्स्ट इक्वेशन. और गाइज जितने भी हम क्वेश्चंस देख रहे हैं आज इन्हीं पे डिपेंडेंट है, तो मेक श्योर करना कि हर क्वेश्चन आप अच्छे से देख रहे हो, समझ रहे हो. ओके, दिस इज नर्स्ट इक्वेशन. ई नॉट cell potential, standard cell potential, n is the number of electron and q is your reaction quotient. Now what is the question? Understand, if q increases then what is the cell potential? q अगर increase हो रहा है तो मेरा cell potential के साथ क्या हो रहा है, ये question दिया है. ओके, तो फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन अगर मेरा q रिड्यूस, हायर q reduces the cell potential. Look here, cell potential, वी आर टॉकिंग अबाउट सेल पोटेंशियल एंड कोशंट. लॉग ऑफ क्यू के बारे में बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे गाइज जितना ज़्यादा मेरा क्यू होगा उतना ज़्यादा मेरा यहाँ पे सेल पोटेंशियल कम हो जाएगा. ठीक है, दिस इज़ लॉग ऑफ क्यू अपॉन एन. सो जितना ज़्यादा मेरा क्यू रहेगा उतना मेरा ई कम हो जाएगा. ठीक है, बिकॉज इट्स लॉग ऑफ क्यू. सो क्यू इंक्रीजेस, इट मीन्स द रिएक्शन कोशंट अगर मेरा इंक्रीज हो रहा है तो मेरा पोटेंशियल जो है सेल पोटेंशियल वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है, इसीलिए डिक्रीजेस इज द करेक्ट आंसर. व्हेन आई टॉक अबाउट द कंडक्टेंस गाइज, उसके पहले एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे पूछूंगी. यू पुट इट इन द कॉमेंट सेक्शन. सपोज फॉर एग्जाम्पल क्यू की वैल्यू 1 है, देन मेरा ई का वैल्यू क्या आएगा इज़ योर क्वेश्चन. ओके, पुट दिस आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन. अगर नहीं आ रहा है इसका आंसर तो ये भी कॉमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मैं नेक्स्ट सेशन में इसको कवर करूँगी. मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. कंडक्टेंस इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस. इट इज़ इनवर्स ऑफ द रेजिस्टेंस. इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस या फिर स्क्वेयर ऑफ द रेजिस्टेंस. कंडक्टेंस जो होता है गाइज, कंडक्टेंस मेरा यहाँ पे G इज इक्वल टू 1/R. हियर जो कंडक्टेंस है मेरा, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ R. इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ R मतलब रेजिस्टेंस, G मतलब कंडक्टेंस. ठीक है, तो यहाँ पे इट इज़ इनवर्स टू द रेजिस्टेंस गाइज. इनवर्स मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस में बढ़ा रही हूँ तो कंडक्टेंस मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. ठीक है, कंडक्टेंस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द
रेजिस्टेंस दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. रेजिस्टेंस अगर यहाँ पे मेरा 10 ओहम दिया गया है तो कंडक्टेंस मतलब मेरा जी कितना आएगा. एज वी नो जी इज इक्वल टू 1/r. तो मेरा यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है 1/10. तो मेरा जी की वैल्यू, कंडक्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी, 0.1 आएगी. सो ऑप्शन नंबर ए इज़ माई करेक्ट आंसर. ओके, मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. कंडक्टेंस का यूनिट पूछा गया है गाइस. कंडक्टेंस का यूनिट जी इज इक्वल टू 1/r. ओके, आर ओहम यहाँ पे रेजिस्टेंस का जो है ओहम जो है मेरा वो यूनिट है. ओहम इज़ अ यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस. अगर मैं वोल्ट की बात करूँ ये मेरा पोटेंशियल का यूनिट है. एंड मैं एम्पियर की बात करूँ तो ये मेरा करंट का यूनिट है. तो रही बात ऑप्शन नंबर बी की, साइमंस इज़ अ यूनिट ऑफ कंडक्टेंस. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द मोलार कंडक्टिविटी, वेदर इट इंक्रीजेस विद द डाइल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर या फिर टेम्परेचर ओनली. गाइज, लेस इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, more the movement. Please understand this. Less inter ionic action या फिर अट्रैक्शन, नॉट एक्शन, अट्रैक्शन. जितना कम इंटर आयोनिक अट्रैक्शन रहेगा उतना ज़्यादा मूवमेंट रहेगा. उतना ज़्यादा मूवमेंट मतलब यहाँ पे मोलार कंडक्टिविटी जो है वो भी बढ़ेगी. Why I'm giving this explanation? Understand. Lesser interionic attraction, more the movement, more the conductivity here. So here the correct answer is option number A. Dilution में लेस इंटरआयोनिक अट्रैक्शन है. कॉन्सेंट्रेशन में जो है गाइज वहाँ पे इंटरआयोनिक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है. प्रेशर टेम्परेचर की तो बात आ ही नहीं रही है, नेग्लिजिबल इफेक्ट है क्योंकि इसका. ठीक है, तो इंटरआयोनिक अट्रैक्शन डाइल्यूट सॉल्यूशंस में ज़्यादा रहेगा, लेस इंटरआयोनिक अट्रैक्शन. उसी की वजह से ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है और ज़्यादा मूवमेंट की वजह से ज़्यादा कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी हो रही है. ठीक है, कोलरॉश लॉ it states that it depends on pressure. Some of ionic conductivities depends on density or none. Sum of individual ionic conductivity is your Kohlrausch law. Always remember this. Pressure is unrelated here, density is irrelevant. Okay, so sum of the ionic conductivity is nothing but your Kohlrausch law. If current is 2 ampere, time is equal to 5 second, तो मुझे यहाँ पे चार्ज की वैल्यू निकालनी है, Q निकालना है. सो गाइज हमें पता है Q इज इक्वल टू आई, दैट इज़ करंट इनटू टाइम. सो करंट कितने समय के लिए जा रहा है यहाँ पे, 5 सेकेंड के लिए, और कितने एम्पियर का, 2 एम्पियर का. सो 2 × 5, दिस विल गिव मी 10. ऑप्शन नंबर ए इज़ माई करेक्ट आंसर. Moving ahead to next question. Faraday constant value is how much? Faraday constant का अपने को यहाँ पे वैल्यू बताने का है. ठीक है, इसका वैल्यू है गाइज 96500. ओके, दिस चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, वी आर टॉकिंग अबाउट द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. ओके, दैट इज योर Faraday constant. ऑप्शन नंबर ए इज माई करेक्ट आंसर. मूविंग अहेड, एक फैराडे जो है वो इक्वल टू हाउ मच मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज योर क्वेश्चन. 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 मोल्स या फिर 0.5 या फिर 10 मोल्स. फैराडे की वैल्यू यहाँ पे बताई थी फैराडे कांस्टेंट की. यहाँ पे मैं फैराडे कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ इक्वल है ये पूछ रही हूँ. इट इज़ इक्वल टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ओनली फैराडे गाइज. देयर इज नो लॉजिक साइंस बिहाइंड दिस. व्हेन आई टॉक अबाउट दी मास डिपॉजिट्स, ओके, सो इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में पिन डाउन करके बताइए. फर्स्ट लॉ इन विच द मास डिपॉजिट इज proportional to what? Is it proportional to current? Is it proportional to time? Is it proportional to charge या फिर resistance? इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में पिन डाउन करके प्लीज़ बताइए. Moving ahead to next question. 3 Faradays are passed, which is equivalent deposit. Which equivalent deposit is how much? 3 Faradays deposits. हमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 3 फैराडे का डिपॉजिट्स पूछा गया है. आपका 1 फैराडे जो है 1 इक्विवेलेंट है, तो मेरा 3 फैराडे कितने को इक्विवेलेंट रहेगा, 3 इक्विवेलेंट.
सो कितना इक्विवेलेंट डिपॉजिटेड है यहाँ पे गाइस, 3 फैराडे के लिए 3, ये ध्यान में रखिए। 1 फैराडे मीन्स 1 इक्विवेलेंट, तो 3 फैराडे विल बी इक्वल टू 3 इक्विवेलेंट ओवर हियर। स्पेसिफिक कंडक्टेंस सिंबल, गाइस स्पेसिफिक कंडक्टेंस का सिंबल इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, बट फिर भी मैंने रखा है, पता रहना चाहिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है। दिस इज़ योर मोलार कंडक्टिविटी, दिस इज़ योर मोलार कंडक्टिविटी। इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है। दिस इज़ योर मोलार कंडक्टिविटी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के बारे में, देन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज योर के। ओके, दिस इज योर मोलार कंडक्टिविटी। हमें स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का क्वेश्चन पूछा है, ऑप्शन नंबर बी इज माय करेक्ट आंसर, दैट डिनोट्स योर कंडक्टिविटी। के मतलब आपका कंडक्टिविटी है। यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी के इज व्हाट? कंडक्टेंस पर लेंथ गाइज, पर लेंथ। और मैं कंडक्टेंस पर अगर लेंथ बोल रही हूँ तो पर सेंटीमीटर आएगा यहाँ पे, कंडक्टेंस पर सेंटीमीटर। ओके, सो K is your conductance, that is S per length, पर लेंथ मतलब सेंटीमीटर में, सो S बाय लेंथ दैट इज सेंटीमीटर में मैंने यहाँ पे बताया है। मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शन एट कैथोड इज व्हाट? नाउ अगेन दिस सेम क्वेश्चन इज रिपीटिंग। रिएक्शन और कैथोड हमने कल ही देखा था, CR, कैथोड के ऊपर रिडक्शन होता है, कैथोड के ऊपर रिडक्शन होता है एंड एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, मूविंग अहेड टू द इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम डायरेक्शन कैथोड टू एनोड, एनोड टू कैथोड, या फिर इलेक्ट्रोलाइट टू वायर, सॉल्ट ब्रिज टू वायर। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के फ्लो के बारे में बात की जा रही है। इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है मेरा एनोड से लेके कैथोड पे। यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज में इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होता है गाइस, वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। आयन्स का फ्लो सॉल्ट ब्रिज में होता है। ठीक है, सो एनोड से लेके कैथोड को मेरा इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो हो रहा है। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द सेशन। एंड अगर आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ लेट मी नो कि what the parts that we can cover for your upcoming examination and comment down your answers in the comment section. आपके जो भी टॉपिक में यहाँ पे दिक्कत आ रही है वो टॉपिक मैं पहले लेकर आऊँगी। दिस वॉज एंड ऑफ द सेशन, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर एक कॉमेंट कर दीजिए एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू गाइज।